बिहार के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई और इस वोटिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बम्पर वोटिंग किसको चोट दे रही है। साथ ही जंगल राज और घुसपैठियों के बाद अब बुर्के पर सवाल उठ रहा है और साथ ही भूरा बाल का भी जिक्र किया गया। आखिरकार इन मुद्दों के पीछे क्या सियासत है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी हैं। सर, जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से पहले फेज में भारी मतदान हुआ, ये जो बम्पर वोट है वो किसको चोट दे रहा है? जनता जिसको पसंद करेगी उसको वोट देगी। कोई कैसे बोल सकता है कि किसको जाके वोट दिए? आप किसी के पास अगर इल्म गैब है, नॉलेज ऑफ अनसीन है तो बोल सकता है। तो जितना पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा बहुत अच्छा है। जमहूरियत का ये सेलिब्रेशन का दिन है और बिहार की गरीब आवाम के पास तो उनका हथियार वोट है, तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि सेकंड फेज में जो 11 तारीख को मतदान होगा, हम उम्मीद करते हैं कि सीमांचल की जनता जहां से मजलिस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं वहां पर 75% पोलिंग हो, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही दूसरे चरण के मतदान को लेकर के प्रचार शुरू हुआ तो जंगल राज और घुसपैठियों के बाद बुर्के पर सवाल उठने लगा। साथ ही भूरा बाल का जिक्र हुआ। भूरा बाल यानी भूमिहार, इसके अलावा आपके जो राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, लाला हैं, इनको लेकर के जो जातीय समीकरण को लेकर के ताना बाना बुना जा रहा है, उसके पीछे की क्या सियासत है? पहली बात तो यह है कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि बिहार में एक जंगल राज था पार्ट 1 जब लालू परिवार के लोग मुख्यमंत्री थे। दूसरा जंगल राज अब नीतीश कुमार के दौर में चल रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी का भी हिस्सा है और तेजस्वी भी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री रहे। तो इसमें बराबर नीतीश कुमार, तेजस्वी, नरेंद्र मोदी का भी हिस्सा है, दूसरे जंगल राज में चल रहा है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था बुरखे का। तो ये तो सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नफरत की निशानी है। अगर वो जाहिल लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हैंडबुक देता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि जो महिला पल्लो ओढ़ कर आती है या जो हिजाब ओढ़ कर आती है, बुरखा ओढ़ के आती है, तो उनको आप बात करेंगे, कैसे चेक करेंगे? तो इसको सिर्फ यही बताना कि बुरखा पहन कर आते हैं, तो ये हमेशा से ऐसी इस तरह की गिरी हुई बात बीजेपी हर चुनाव के वक्त करती है और इसको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह से नफरत और किसी के मान सम्मान के बारे में बात करके वो समझ रहे हैं कि पोलिंग परसेंटेज गिर जाएगा। ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जिस तरीके से आपने जंगल राज की बात की, खास तौर से अगर बात की जाए तो जो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उनके ही विधानसभा क्षेत्र में विरोध हुआ। जनता ने उनके गाड़ी पर गोबर भी फेंका। उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जंगल राज बिहार से खत्म करना है और उसके लिए एनडीए को लाना है। तो कहीं ना कहीं जंगल राज को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है बिहार के अंदर। राज तो आप ही का है ना, नरेंद्र मोदी का राज है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, चिराग पासवान हैं, कुशवाहा साहब हैं, मांझी साहब हैं। आपका राज है और आपके राज में सब हो रहा है। देखिए, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है 2015 से 2023 तक, वो रिकॉर्ड ये बताता है कि हर साल बिहार में 3200 लोगों का मर्डर हुआ है। हर साल 2015 से 2023 तक। और प्रधानमंत्री कट्टा बोलते हैं, यानी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो किसी और पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक जंगल राज जब लालू परिवार को मुख्यमंत्री थे, दूसरा ये चल रहा है। अगर बात की जाए तो दूसरे चरण के मतदान को लेकर के खास तौर से जो सीमांचल का इलाका है उस पर सबकी नजर है।
आप भी यहां पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि इस बार एआईएमआईएम को कितनी सीटें बिहार में मिलने वाली हैं? नहीं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमको कामयाबी मिलेगी। हमारे उम्मीदवार एमएलए मुंतखब होंगे और इसमें सब लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान साहब, यहाँ पर जितने हमारे यूनिट्स हैं, बूथ प्रेसिडेंट्स हैं, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, दिल्ली से, झारखंड से, जहाँ जहाँ हमारे पार्टी के जिम्मेदार आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हमको लगता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव को प्रभावित किया गया, उसी तरीके से बिहार के अंदर भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और एसआईआर के मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए गए। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो एक दूसरी पार्टी के लीडर हैं, तो उनकी पार्टी उनके बारे में अच्छा जवाब दे सकती है इस सवाल के बारे में। जहाँ तक एसआईआर की बात है, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट अमूर के एमएलए अख्तरुल ईमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है और उन्होंने अपनी विधानसभा के ऐसे 900 वोटर्स का नाम सुप्रीम कोर्ट को बताया जो जिंदा हैं, जीवित हैं, जो ना शिफ्टेड हैं, ना उनका डबल एंट्री है। तो हमने बताया है सुप्रीम कोर्ट को। और एसआईआर के ताल्लुक से भी अब देखना, मतदान के दिन ये पता चलेगा कि कितने लोगों के नाम जो कट गए हैं वो सामने आके बोलते हैं क्या कि हम जिंदा हैं, हम शिफ्टेड नहीं हैं, डबल एंट्री नहीं है हमारा। तो ये यहाँ पर नाम काटे गए सीमांचल में, और उसके बावजूद भी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सिर्फ 2 घुसपैठी निकले जो मुसलमान नहीं थे। तो ये जो घुसपैठी का इल्ज़ाम प्रधानमंत्री बीजेपी सीमांचल की जनता पर लगाती है, ये इनको बदनाम करने की कोशिश है। जबकि भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया, पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल है, उसके बाद लोअर आसाम है। तो यहाँ पर बजाय आप कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलते आपने नहीं खोला, यहाँ पर एम्स खोलते आपने नहीं खोला, यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाते आपने नहीं खोला, पटना के अतराफ में ब्रिजेस बना दिए, यहाँ पर पुल पुलिया का काम नहीं होता, रोड का काम नहीं होता, सैलाब आता है, नदी कटाव की वजह से बच्चे मर जाते हैं, किसानों का नुकसान होता है। पूरे सीमांचल के 4 जिलों में एक गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमानों के बच्चे एनीमिक हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान महिला जो बच्चों को पैदा करती है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, स्टंटेड है, वेस्टेड है। इन लिटरेसी रेट यहाँ पर बहुत कम है, सबसे कम है पूरे बिहार में। और पूरे बिहार में 92% मुस्लिम्स 12th का एग्ज़ाम पास नहीं करते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस है, सिर्फ दिखाने के लिए एक टीन शेड एस्बेस्टॉस में चल रहा है। तो इस इलाके को आपने क्या किया? आप पूर्णिया एयरपोर्ट मत बताइए, वो तो बरसों की स्ट्रगल के बाद शुरू हुआ, मगर इससे हटकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, पुल पुलिया की तामीर में, रोड्स की तामीर में, आवास योजना में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, किसान के खरीदी का उनको रेट मिलने में, बच्चों की मौत को रोकने में, महिलाओं की जान को बचाने में तो तमाम नाकाम साबित हुए। अगर बात की जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि घुसपैठियों का विरोध करने वाले सिर्फ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों का विरोध कर रही है और जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि एसआईआर का विरोध करने वाले दरअसल घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बात बताइए, देश का प्रधानमंत्री कौन है? सीमांचल का बेटा है। देश का गृह मंत्री कोई सीमांचल की बेटी है। पटना में बिहार का मुख्यमंत्री कोई सीमांचल का बेटा बैठा हुआ है। सीमा सुरक्षा बल मेरे पास है या आपके पास है? बीएसएफ किसके पास है? केंद्र की सरकार आपकी है, प्रदेश की सरकार आपकी है, डीजीपी आप अपॉइंट करते हैं, पुलिस, सब चीज आपका है। अगर यहां पर कोई घुसपैठी आ रहा है तो आप रोकते क्यों नहीं उनको? और दूसरी बात यह है, जब
इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर किया तो आपने कितने नाम बताए इलेक्शन कमीशन को? बताओ कि सीमांचल में आप एक शेरशाहवादी बरादरी को, यहाँ की जनता को सीमांचल की बदनाम करने के लिए बुरा इल्ज़ाम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? एक तो आपकी नफरत है, तासुब है, फिरका परस्ती है, और दूसरा आपका दिखाने कुछ नहीं है सीमांचल में आपके पास। हर चीज़ पटना और राजगीर, वो आप दरभंगा में, भागलपुर में बनती है, हर चीज़ वहीं पर होता है। इस इलाके में क्या हो रहा है बताइए? तो उसको छुपाने के लिए अपनी नफरत को सामने करते हैं और दूसरा ये झूठा इल्जाम लगाते हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बार बार विपक्ष खास तौर से बिहार के अंदर ये सवाल खड़े कर रहा है, महागठबंधन की बात कर रहा हूं, कि आपको बीजेपी का बी टीम बताती है और इसको लेकर के हर मंच से ये सवाल खड़े किए जाते हैं, तो उनके उन सवालों का आप क्या जवाब देंगे? नहीं, बेवकूफ़ हैं वो लोग, अकल नहीं है उनको, उनके दिमाग में क्या नफरत भरी हुई है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया तो किसको वोट दिए? उससे पहले जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, महात्मा गांधी के पोते लड़े थे, किसको वोट दिए? प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया, किसको वोट दिए? 2014 से 2025 तक पार्लियामेंट में जितने कानून नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई है, उसका विरोध और उसका अपोजिशन और उस पर वोटिंग का डिमांड करना हमने किया। सवाल यह है कि एम वाई कॉम्बिनेशन की बात राजद करती है, तो एम का काम सिर्फ दरी बिछाना और वोट डालकर सो जाना, और जब एम बोलता है कि मैं खड़े होकर मैं नेता बनूंगा, लीडरशिप बनाऊंगा, तो वाई के जो सबसे बड़े नेता हैं लालू जी, उनका परिवार, उनका बेटा, उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। एम वाई का मतलब तो ये नहीं है कि सिर्फ आप वोट देते रहेंगे, हम ये कह रहे हैं कि वोट लेने वाले बनो, और हर बार ये बोलना है कि सरकार बदलना है, सरकार बदलना है। 2004 से राजद पावर में आई, खुद के ताकत पर नहीं आई। चाचा भतीजा बोला आपने, फिर गिर गए, बीजेपी आ गई। पिछले बार फिर आए, फिर मिले, फिर गिर गए, बीजेपी आ गई। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार बदलना है, मगर सबसे बड़ा काम यह है कि हालात को बदलना, सीमांचल को बदलना, और बीजेपी को रोकना है बराबर। ये लोग बीजेपी को रोक ही नहीं पा रहे हैं। 3 बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, किसका रोल रहा इसमें? तुमने क्या किया बताओ? 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तुमने क्या किया बताओ बीजेपी के साथ? तुम मुख्यमंत्री 4 बार बन गए, तुमने क्या किया सीमांचल के लिए, मुसलमानों के लिए क्या किया? 17% मुसलमान हैं बिहार में, 14% यादव हैं। आप 36% यादव को टिकट देते और मुसलमान को हाथ में लॉलीपॉप देते आप। और जो 3.5% की मल्ला बरादरी है, मुकेश सहनी साहब कहते हैं उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। 3.5% का उप मुख्यमंत्री, 17% का काम दरी बिछाना, और तुम्हारे वालिद और आपकी मां को मुख्यमंत्री बनाया। अब आपको बनाना, फिर आपके बाद आपके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, क्या यह सामाजिक न्याय की बात हमको समझ में नहीं आती? ये तो सिर्फ गुलामी की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात नहीं कर रहे। यानी आपने देखा, हमारे साथ AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी थे, जिन्होंने बताया कि सीमांचल के अंदर जनता जागरूक हो गई है, और उन्होंने बताया कि बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है, और पहले चरण में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई, उससे साफ हो गया है कि इस बार बिहार की जनता एक मन बना करके मतदान कर रही है, और जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो जनता ने क्या रुझान दिया है वो स्पष्ट हो जाएगा। किशनगंज से वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षित के साथ बलराम पांडे, ABP न्यूज।